प्लीज शांत। लास्ट क्लास में जो बच्चे नहीं आए थे, मेनली उनको इस क्वेश्चन को कवर करना है, ठीक है। मेनली ये क्वेश्चन है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस वीडियो ग्रुप में भेज चुका हूं, जब टाइम मिले तब नोट्स बना लेना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आज की क्लास की शुरुआत होगी कहां से सर? बोलो। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स का मीनिंग लिखो भाई, शुरुआत करो डायरेक्टली, मीनिंग लिखो सब जने। शांत। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स are those receipts are those receipts which are other than which are other than tax revenue, which are other than tax revenue, which are other than tax revenue। ठीक है जी, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी। मान के चलो रेवेन्यू रिसीट से पैसा कितना कलेक्ट हुआ? 50,000 करोड़। कितना पैसा कलेक्ट हुआ? 50,000 करोड़। अब 50,000 करोड़ में 35,000 करोड़ किससे आया है? ठीक है, 15,000 करोड़ किससे आए हैं? नॉन टैक्स से। अगर मुझे नॉन टैक्स की डेफिनेशन बनानी है तो इसका मतलब क्या बनेगा कि नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स मतलब वो सारी रेवेन्यू रिसीट्स जो किसके अलावा है? टैक्स के अलावा। अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो जो टैक्स के अलावा बचा वो क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स से। ध्यान रखना कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, जैसे टैक्स की पर्टिकुलर डेफिनेशन लिखवाई थी कि इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन टू द गवर्नमेंट अगेंस्ट विच गवर्नमेंट डू नॉट गिव एनीथिंग इन रिटर्न। ऐसी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, सीधा बोला हुआ है रेवेन्यू जितना मिला उसमें से टैक्स हटा दो, बाकी जो बच गया वो किस में जाएगा? नॉन टैक्स में जाएगा। डन। अब नॉन टैक्स के एग्जाम्पल पे आते हैं सर। किस पे आ रहे हैं? एग्जाम्पल्स पे। साथ साथ लिखते चलिएगा, जहां पे रुकने की जरूरत होगी मैं बोलूं बताऊंगा रुकने के लिए, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल मैं पहले ही बता भी चुका हूं सर। फाइन, पेनल्टी, फीस, बातें नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है। फाइन, पेनल्टी, फीस, गिफ्ट स्लैश डोनेशन टू गवर्नमेंट। डन। मुझे ध्यान आ रही है, मैंने आपसे चर्चा करी थी इस वर्ड की, याद है? चर्चा हुई थी शीट। ओके। स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट। हाँ जी, स्पेशल असेसमेंट का दूसरा नाम क्या है? विशेष, मतलब सॉरी हिंदी में नाम क्या है? विशेष आकलन। इसकी भी चर्चा हुई थी, याद है कुछ? कि जब सरकार किसी बैकवर्ड एरिया में क्या करवाती है? डेवलपमेंट एक्टिविटी करवाती है, तो जो प्रॉपर्टी के प्राइस होते हैं वो बढ़ जाते हैं और सरकार फिर उसके बाद उन एरिया के ऑनर से कुछ अमाउंट वसूल करती है। कुछ याद आ रहा है? डन। ये दोनों जो मैंने स्टार डाले इसलिए डाले कि आप लोग इसके नोट्स बनाएंगे बुक्स में से देखकर। पेपर नहीं, नहीं कंपल्सरी नहीं है सर। जैसे मैंने बताया भी था इसको पढ़ाते समय, याद हो तो, मैंने कहा ज्यादातर ये जो स्पेशल असेसमेंट टाइप है ना, ये करोल बाग, कनाट प्लेस, सुभाष नगर, रजौरी, यहाँ पे तो वसूल हो जाता है। हमारे एरिया में कौन देगा पैसे? रामा विहार, कंझावला, कराला, बेगमपुर, राजीनगर, जैन नगर, यहाँ पे ले और ले सरकार से पैसे। देने की तो बात ही नहीं सर। और अगर गलती से वो कराला गांव, कंझावला गांव, लाडपुर गांव में आ गया, चलो मैं बेगमपुर वालों को तो यार जैन नगर वालों को फिर भी शरीफ मान लो, कराला, कंझावला, लाडपुर इन गांव में अगर आ गया
तो वो अलग ही टेंशन में रहेगा। उसका क्वेश्चन ही क्या होगा, मतलब सामने वाला जो जिसने गेट खोला है, हाँ भाई कितने है तू, सर समझ आ रही बात, इतने में ही। हाँ, शीट का मतलब था कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का लीगल वारिस छोड़े बिना मर जाता है तो सरकार उसकी प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में ले लेती है और उससे पैसा जनरेट करती है। मैंने इसमें ताजमहल वाला एग्जांपल ऐड करा था, और क्या कहते हैं, कुतुब मीनार हो गया, लाल किला हो गया, बहुत सारी ऐसे इसमें एग्जांपल बन सकते हैं। ठीक है, ये दो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नोट्स इसके 3 लाइनों 4 लाइनों के हैं बुक्स में, वो दिया हुआ टेपा मार लेना, क्योंकि अगर पेपर में आगे एक्सप्लेन करो इसको तो वहां पे लिखने के लिए होना चाहिए। बताना एक अलग बात होती है, लिखना एक अलग बात होती है। तो ठीक है, इसके अलावा प्रॉफिट ऑफ पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, अब पीएसयू के एग्जांपल में लिख लेते हैं सर। जैसे अगर रेलवे को कुछ प्रॉफिट हुआ है तो किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। किसके पास जाएगा सर, गवर्नमेंट के पास जाएगा। हाँ जी, ये पॉइंट आपके लिए थोड़ा नया है। सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जब सरकार किसी कंपनी को किसी पर्टिकुलर एरिया में फ्रीक्वेंसी यूज करने का लाइसेंस देती है। और आपको पता है इंटरनेट की फ्रीक्वेंसी पहले 2G हुआ करती थी, फिर 3G, फिर 4G, फिर अब 5G। आप लोग नोटिस करिए सबसे पहले 5G किसका लॉन्च हुआ था, अरे मतलब कंट्री, हमारे कंट्री में जियो और एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया, इनकी मर्ज होके सिम का नाम हो गया है वी, है ना। तो जो वी सिम है, वोडाफोन और आइडिया, इसको बहुत बाद में जाके 5G का मतलब ये इसने अपने नेटवर्क निकाले। क्यों, क्योंकि ये क्या नहीं पे कर पा रहा था, जो स्पेक्ट्रम की क्या होती है, फीस होती है। स्पेक्ट्रम मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में। अच्छे से आप लोग नोटिस करा है, जब आप कभी कभी ट्रेन से या कहीं पहाड़ों की तरफ ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आपका 5G का नेटवर्क चला जाता है। क्या आ जाता है, 2G, 3G, 4G आ जाता है। क्या समझ में आ रही बात, 5G का नेटवर्क चला जाता है। क्यों भाई सोचो, क्योंकि वहां पर उस एरिया में वो 5G की फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, वहां पे उस एरिया में 5G की फ्रीक्वेंसी नहीं है उस कंपनी की, सिर्फ और सिर्फ किसकी है, 2G की है, 3G की। ज्यादातर पे तो आप लोगों को 2G मिलेगा सर, 2G बहुत पुराना है तो इसलिए हर जगह मिल जाएगा। देखा ना, नेटवर्क जो आ रहे होते हैं ना, उधर ई लिखा हुआ आ जाता है। क्या लिखा हुआ आ जाता है, ई। ई का मतलब है 2G के लिए सिंबल होता है, 3G के लिए क्या सिंबल होता है, 4G और 5G स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे लिखे हुए जाते हैं। ठीक है जी, तो कहने का सेंस क्या है, कहने का सेंस ये है कि जब सरकार किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी कंपनी को एक अलाउ करती है कि भैया तुम यहां पर अपनी फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हो, तो सरकार उसे क्या चार्ज करती है, एक पैसा चार्ज करती है, एक फीस चार्ज करती है, जिसको क्या कहा जाता है, सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। अब क्या ये टैक्स है, आंसर इज नो। क्या ये टैक्स है, आंसर इज नो। तो सर फिर ये क्या है, सर ये किस कैटेगरी में आएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आएगा। प्लीज सारे जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने है नॉन टैक्स के, फटाफट से लिखो और आगे बढ़ते हैं सर, जल्दी से लिखो।
लिखिए सर एग्जांपल। डन। सर एग्जांपल नोट कर लिए, अब आगे हम लोग चल रहे हैं। एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूं दोबारा से। रेवेन्यू रिसीट्स डन, टैक्स रेवेन्यू डन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डन, नॉन टैक्स डन। यानी कि रेवेन्यू रिसीट्स का जितना भी पोर्शन था सारा कवर हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है सर? चलिए सर हेडिंग डाल रहे हैं कैपिटल रिसीट्स की। कैपिटल कैपिटल रिसीट्स। हाँ जी, कैपिटल रिसीट्स का मतलब होता है वो रिसीट्स जिससे या तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ जाए, जिससे या तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ जाए या फिर सरकार के एसेट्स कम हो जाए। दोनों में से कुछ एक कम हो जाए तो किस में चला जाएगा? कैपिटल रिसीट्स में चला जाएगा। एग्जाम्पल ध्यान से सुनेंगे, एक एक करके समझेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग। सबसे पहला, भारत सरकार ने पैसा क्या करा? बोरिंग फ्रॉम, जिससे पूछूंगा वो बोलेगा, बीच में दूसरा बच्चा इंटरफेयर नहीं करेगा। सूरज, IMF की फुल फॉर्म। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, रुक जा। लवन्य, IMF की फुल फॉर्म, खड़े हो जाओ। वंश, IMF की फुल फॉर्म, खड़ा हो जा। हाँ जी सेठ जी, निखिल खड़े हो। तन्मय, बहुत बढ़िया, सब जने बोलो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पेपर में 1 मार्क की फुल फॉर्म अगर आ गई तो मैं 10 बार बता चुका हूं, भूलो मत इसको, नहीं पता लिख लो। क्या है निखिल फुल फॉर्म? थोड़ा लाउड बोल। फंड, बैठो सब जने। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर भारत सरकार ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा उधार लिया है, क्या लिया है, तो सरकार की क्या बढ़ गई? बोलो, लायबिलिटी बढ़ गई। पहला एग्जांपल। दूसरा, इस एग्जाम्पल को जरा समझिएगा। बीजेपी की सरकार के ऊपर ये बहुत बार एग्जाम्पल पुट हो चुका है सर। आप लोगों ने कई सारी इंस्टाग्राम की रील्स या यूट्यूब की वीडियोस के अंदर देखा होगा, कई सारे लोग ना बीजेपी की गवर्नमेंट के लिए, मोदी के लिए एक क्लेम करते रहते हैं, देश बेच दिया इसने, तो अडानी को सब बेच दिया इसने। सुनते ना, अडानी अंबानी को बेच दिया। तो जब कभी भी सरकार क्या करे, पीएसयू की फुल फॉर्म सबको पता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसका कोई क्या कर दे, सेल कर दे। एक एग्जांपल समझते हैं। मान के चलिए, बातें मत करो, रेलवेज, रेलवेज आपको पता है ना कई सारे भागों में बटी हुई है, नॉर्दर्न रेलवेज, साउदर्न रेलवेज, मिडल रेलवेज, बहुत। तो मान लीजिए नॉर्दर्न रेलवे जो हमारे हरियाणा, पंजाब, जम्मू और क्या कहते हैं, ये वाला सारा एरिया, इसको नॉर्दर्न रेलवेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्दर्न रेलवे। मान के चलिए रेलवे का जो नॉर्थ का एरिया है, या नॉर्थ की जो पूरी की पूरी रेलवे ट्रैकिंग है, वो भारत सरकार ने किसको बेच दी? अडानी ग्रुप को बेच दी। बीइंग अ गुड फ्रेंड, ठीक है, अडानी ग्रुप को बेच दी। अब कितने में बेची सर? मान के चलिए कितने में बेची? 50,000 करोड़। तो अडानी ग्रुप से गवर्नमेंट के पास, किसके पास? गवर्नमेंट के पास कितने पैसे आएंगे? 50,000 करोड़ आएंगे। सर सरकार के पास 50,000 करोड़ तो आ गए, लेकिन सरकार के जो एसेट्स है वो अब चले गए। तो सर यहां पर क्या नजर आएगा? एसेट्स क्या हो गए? कम हो गए। सेल ऑफ पार्ट ऑफ पीएसयू, यानी कि सरकार के एसेट्स क्या हो गए? बिक गए, पैसा आ गया, अब एसेट्स क्या हो गए? कम हो गए। तो सर ये जो 50,000 करोड़ है किस कैटेगरी में लिखा जाएगा? कैपिटल रिसीव्स। रीजन क्या आएगा? एसेट्स का क्या हो जाना? कम हो जाना। एसेट्स का क्या हो जाना? कम हो जाना। और एक बात और सुन लो,
जब कभी भी पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को, एसेट्स को प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? शायद आपने नाम सुना हो कभी और ना भी सुना हो। अगर सुना है तो बढ़िया, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, अब सुन रहे हैं आप लोग। क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिएगा इसको कि डिसइन्वेस्टमेंट का अगर मीनिंग पूछ ले 1 मार्क में, तो डिसइन्वेस्टमेंट मींस सेल ऑफ पार्ट ऑफ पीएसयू फ्रॉम गवर्नमेंट टू अडानी। कौन है? प्राइवेट सेक्टर है। डन। एक मिनट बच्चे, हाँ उज्ज्वला बोलो। कैश वो होता है, क्या कहते हैं, वेरिएबल फॉर्म होती है जो इधर से उधर मूव हो रहा है, और कैश एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। कैश को अगर ध्यान से देखोगे एक्चुअल में कुछ नहीं है। कैश एक तरीके की प्रिंटिंग है जो सरकार ने आरबीआई से ली है, और उसके बदले सरकार ने क्या रखवाया है? गोल्ड रखवाया। याद है? सिक्योरिटी। मनी इन बैंकिंग वाले चैप्टर में कंसेप्ट करवाया था पीयूष, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। कितने की मिनिमम रिजर्व रखाने पड़ते हैं? याद है? 200 करोड़। कितने करोड़? जिसमें से 115 करोड़ क्या था? गोल्ड, और 85 करोड़ क्या था? फॉरेन करेंसी। याद आया? तो कैश एक्चुअल में कुछ नहीं है। कैश एक प्रकार की सिक्योरिटी के बदले दिया हुआ एक पेपर नोट है, जो कि आरबीआई प्रॉमिस करता है, सरकार नहीं प्रॉमिस करता। कौन प्रॉमिस करता है? नोटों के ऊपर किसके साइन? आरबीआई के गवर्नर के साइन। वो प्रॉमिस कर रहा है। क्या लिखा होता है कृतिका? क्या लिखा होता है नोटों के ऊपर? नोटों के ऊपर एक साइन होता है और एक लाइन लिखी हुई होती है, मैं धारक को 500 रुपए वचन करने का 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो कौन दे रहा है ये वचन? सरकार। सरकार सर पलट जाएगी, चोर है सरकार तो। सर आरबीआई दे रहा है। कौन दे रहा है? आरबीआई, गवर्नर ऑफ इंडिया। क्योंकि उसके पास उतना पैसा रखा हुआ है कि अगर कल को तुम्हारे 500 का नोट बंद हो जाता है ना, तो मैं तुम्हारे को इसके बदले 500 रुपए की कोई भी सिक्योरिटी दूंगा। मान के चलो आप लेके जाते हो आरबीआई के पास, लेके जाते हैं पैसा 5 लाख रुपए लेके जाते हैं कि सर ये नोट तो आपने बंद कर दिए, कल तक आप इसको वैलिड मान रहे थे। तो उसने कहा लाओ ये 5 लाख मुझे दो, मेरे से 5 लाख की क्या ले लो? सिक्योरिटी ले लो। क्या ले लो? सिक्योरिटी। दैट्स ऑल। सरकार देगी? सरकार तो तुम्हारे को निचोड़ ले, और ठीक है कि नहीं? तो सरकार कुछ नहीं, कैश सरकार का कुछ नहीं। क्या 5 से ज्यादा होगा तो 5 से ज्यादा की सिक्योरिटी देगा। जितना आप कैश लेके गए हो उतने का आरबीआई आपको क्या दे देगा? सिक्योरिटी दे देगा। तभी तो उसने प्रॉमिस करा है, तभी तो उसने क्या करा है? प्रॉमिस। लेकिन नोट नए होने चाहिए, पुराने वाले मत ले जाना जो बैन हो रखे हैं। सर देखो आपने तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बैन हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, एक इसमें पेपर में एग्जाम्पल पिछले कुछ सालों में ऐड हुआ है। कई बार क्या होता है ना, सरकार के पास पब्लिक पैसा जमा कराती है। क्या कौन पैसा जमा कराती है? पब्लिक। एक तरीके से ही सरकार पब्लिक से उधार लेती है शॉर्ट टर्म के लिए। किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। अब डिपॉजिट ऑफ पब्लिक लिखा हुआ है। अब ये जो डिपॉजिट ऑफ पब्लिक है जनरली पोस्ट ऑफिस वाली डिपॉजिट है। अब पोस्ट ऑफिस में सरकार ने पैसा लिया पब्लिक से, तो एक तरीके का सरकार ने पब्लिक से क्या ले लिया? उधार ले लिया। क्या ले लिया? उधार। जैसे कि तुम्हारी मम्मी करती है, ला मेरे पास पैसे रखवा दे, बाद में ले लियो। मम्मी उस टर्म्स तो यही बोलती है ना कि बाद में ले लियो, तो एक तरीके की उधार वाली ट्रांजैक्शन होगी। वो बात अलग है। माँ तो माँ होती है, माँ पैसा लेना तो जानती है, लेकिन तुम उससे एक बार मांग लो वापस पैसा। कौन से पैसे? तेरे को पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, हमने तो नहीं मांगा आज तक तेरे से 1 रुपए भी। इसी दिन के लिए तुमको पाल पोस के बड़ा करा था। तू नजरें नीचे क्या कर रहा है? तेरे को ही बोल रहा हूं। ठीक है कि नहीं? डन। तो डिपॉजिट ऑफ पब्लिक क्या है? सरकार की क्या बढ़ा देगा? लायबिलिटी। एक और एग्जांपल इसमें ऐड करें, रिकवरी ऑफ लोन। ये समझाता हूं, फिर उसके बाद इसके मीनिंग पर आएंगे, ठीक है। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब क्या, जरा वो समझिए। मान के चलिए मैं भारत सरकार हूं, मैंने लोन दिया है किसको? अभी परसों की बात ले लो सर, एक कंट्री है मालदीव्स, है ना। आप सोचोगे भारत सरकार ने दिलेरी दिखाते हुए, जाके चेक कर लेना, मालदीव को 420 करोड़ रुपए के आसपास फाइनेंशियल हेल्प दी है। क्या दी है?
फाइनेंशियल हेल्प का मतलब समझ में आता है? दे दिया पैसा। हेल्प मतलब क्या होता है? दे दिया। मैं यहाँ पे कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूं, विवाद हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। मैं अपने इस क्वेश्चन पे आता हूं, कौन कट करेगा? मैं ही तो नहीं कट कर पाता हूं। सुनो, मैं पॉइंट बताता हूं, इसको कन्वर्ट करता हूं। मान के चलो भारत सरकार ने मालदीव को 420 करोड़ रुपए क्या दिया? उधार दिया। क्या दिया? उधार दिया। और कहा 1% ब्याज लेंगे। क्या लेंगे? क्या लेंगे? 1% ब्याज। डन। 420 करोड़ का 1% ब्याज कितना हो गया? लगभग लगभग 4 रुपए, 4 करोड़ 20 लाख रुपए। कितना? 4 करोड़ 20 लाख रुपए। 1% ब्याज हो गया। अब हर महीने मुझे ब्याज आ रहा है। क्या आ रहा है? ब्याज। तो जहां से मुझे कमाई आ रही होती है वो एक तरीके से हमारी क्या मानी जाती है? इनकम मानी जाती है। क्या मानी जाती है? और जहां से इनकम जनरेट हो रही है वो एक तरीके की क्या हो गई? इन्वेस्टमेंट। क्या हो गई? जैसे कहते हैं ना, मैंने प्रॉपर्टी में पैसा लगा रखा है, मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है, वहां से मेरी इनकम आ रही तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई। प्रॉपर्टी से मेरे पास पैसा आ रहा है तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई। अब मैंने उधार दे रखा था किसी को, वहां से मेरे को हर महीने इंटरेस्ट के रूप में क्या जनरेट हो रही थी? इनकम जनरेट हो रही थी। डन। मैंने 2 महीने बाद या 10 महीने बाद या 2 साल बाद मालदीव को कहा लाओ हमारा पैसा वापस करो। मालदीव ने हमारा पैसा वापस कर दिया। अब वो इन्वेस्टमेंट रही है, खत्म हो गई? खत्म हो गई। जब इन्वेस्ट, देखो हेडिंग पढ़ो क्या है। आपने लोन दे रखा था, क्या कर लिया? रिकवर कर लिया। क्या कर लिया? तो वो इन्वेस्टमेंट रही है, खत्म हो गई? खत्म हो गई। सर इन्वेस्टमेंट एसेट्स या लाइबिलिटी? इन्वेस्टमेंट क्या होती है गधो? संपत्ति है लाइबिलिटी? एसेट्स। तो सर जो एसेट्स पहले कल तक थी अब वो नहीं रही सर, क्योंकि आपने पैसा क्या कर लिया? रिकवर कर लिया। पैसा क्या कर लिया? इसको ऐसे समझ लो ना, जैसे कल तक मैंने एक जमीन में पैसा लगा रखा था 420 करोड़, कल तक इन्वेस्टमेंट थी, मैंने आज कहा वापिस दे दो मेरा पैसा, वो पैसा आ गया, जमीन रही है मेरी? अब नहीं रही? नहीं रही सर, सिंपल। तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी मेरी? कम हो गई। ये 4 एग्जाम्पल है जो पेपर में कई बार आ चुके हैं। पिछले कुछ सालों से इन वाले एग्जाम्पल्स ने अपना रुतबा जमाया हुआ है एग्जाम में। होपफुली इस बार देखेंगे। पहले पूरा ड्राफ्ट नोट करो, फिर मीनिंग लिख रहे सर। लिखो फटाफट से, तेजी से, चारों एग्जाम्पल लिख लिए? मीनिंग लिखो इसके बाद। अब कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स are those receipts, are those receipts which either create liabilities or reduce assets of the गवर्नमेंट। बहुत सिंपल सा मीनिंग है सर। बुक दिखा लो, लिख लिया, एग्जाम्पल डन। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो एसेट्स बेचना, आईएमएफ से उधार लेना, ये रोज के खेल है ये कभी कभार के? कभी कभार के। और जो चीज कभी कभार होगी उसको क्या बोलोगे? रिकरिंग या नॉन रिकरिंग? तो तीसरा पॉइंट, यानी एक हो गया मीनिंग, एक हो गया एग्जाम्पल, तीसरा पॉइंट डालो। कैपिटल रिसीट्स आर, कैपिटल रिसीट्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, नॉन रिकरिंग इन नेचर। ठीक है जी, नॉन रिकरिंग इन नेचर। नॉन रिकरिंग जिसको ना याद रहे, नॉन रूटीन भी लिख सकता है। वो क्या लिख सकता है? नॉन रूटीन। ये रूटीन के काम नहीं है सर, ये कभी कभार के काम होते हैं। उधार लेना, अपना घर बेच देना, ठीक है कि नहीं? एसेट्स बेचना कोई रोज का काम नहीं होता। ठीक है जी, डन। ठीक, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो भाई। डिफरेंस बिटवीन
रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। ओके, बेसिस रेवेन्यू रिसीट्स कैपिटल रिसीट्स। ठीक है जी, पहला बेस लिखो, मीनिंग हाँ जी, रेवेन्यू में लिखेगा नीदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स। नीदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स, ये लिखा था। कैपिटल में लिखो इधर क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स। दूसरा पॉइंट डिफरेंस का, नेचर। रेवेन्यू का नेचर कैसा था? रोजमर्रा वाला, बोले तो रिकरिंग, जबकि कैपिटल का नॉन रिकरिंग। ठीक है, डन। तीसरा पॉइंट एग्जाम्पल का, टैक्स फाइन। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं लेकिन दो काफी है अभी। बोरोइंग्स, बोरोइंग से क्या बढ़ गई थी सर? और दूसरा सेल ऑफ पीएसयू या फिर एसेट से लिख दो, सीधे तौर पे एसेट से कम हो गए। आदित्य, फोर्थ पॉइंट मैंने क्या लिखा है बेसिस में? ऑब्लिगेशन टू रिटर्न। फोर्थ पॉइंट सब जने देख लो, पूछूंगा। आदित्य आप ही बताओ, ऑब्लिगेशन टू रिटर्न किस में है और किस में नहीं है? दिमाग लगाओ, बहुत सामने लिखा हुआ है, बताओ। रेवेन्यू में रिटर्न करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। कैसे, एग्जांपल समझाना जरा सर। तो यानी डायरेक्ट तो नहीं दे रहे ना सर? रेवेन्यू रिसिट्स में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है पैसा वापस करने की। आपसे सरकार ने टैक्स ले लिया, क्या सरकार आपको टैक्स वापस करेगी? सर इवन ये लगा लो एडवांस भी चला गया ना टैक्स, तो भी वापस नहीं करती। जैसे मेरे पास एडवांस फीस आ रहा है, तुम कहोगे ना सर वो एक्स्ट्रा आ गया, पहली बात तो तुम देते नहीं, नालायक हो। मैं बोलूंगा सिर्फ जमा करो, लेकिन तुम भी तो ढीठ हो। आई थिंक लवन्य हुआ था लास्ट टाइम, है ना? हुआ था ना एक बार, देखो लवन्य लाइव एग्जांपल है। लास्ट टाइम लवन्य ने एक्स्ट्रा फीस जमा करा दी, तुरंत इसने मेरे को बोला सर वो ना पैसे आपके पास एक्स्ट्रा आ गए, वापस कर दो सर। तो मेरी हाँ ऑब्लिगेशन बन गई रिटर्न की, लेकिन सरकार के पास एक्स्ट्रा पैसा चला जाए सरकार नहीं करती वापस। लेकिन अगर बोरोइंग्स मैंने ली हैं, उधार लिया है, तो वापस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न किसमें है? इसमें
नो, इसमें यस। अटेंडेंस कवर करो भाई। सूरज बोल दे। आकांक्षा एब्सेंट है। एब्सेंट, 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 लिस्ट। ठीक है, डन। ये हो गया डिफरेंस भाई, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं सर, हेडिंग पे देखते हैं आगे हेडिंग हमारे को क्या दे रहा है। कुछ एग्जांपल बोल रहा हूं भाई, अब आपको कैटेगराइज करना है उसको रेवेन्यू रिसिट्स में और कैपिटल रिसिट्स में। प्लीज, हाँ रीजन लिखना है भाई, बिना रीजन के वैलिड नहीं माना जाएगा आपका आंसर। क्या मार्क्स नहीं दिए होंगे सर ने? बिल्कुल, प्लीज फटाफट से लिखेंगे। मैं कई सारे एग्जांपल बोल रहा हूं एक साथ, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे इनके ऊपर। लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, लिखते चलना, बोलना मत बीच में कि ये वो है या वो है। पहला लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, एक लाइन का गैप देके फिर अगला। कॉरपोरेशन टैक्स, तीसरा कॉरपोरेशन टैक्स, तीसरा ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। फोर्थ प्रॉफिट ऑफ पीएसयू, नेक्स्ट सेल ऑफ पीएसयू, एक एक लाइन का गैप जोड़ देना क्योंकि रीजन लिखेंगे भी इसमें हम। सेल ऑफ पीएसयू, नेक्स्ट फॉरेन एड, AID, एड, एड मतलब क्या होता है? सहायता। एड मतलब सहायता, जिसको नहीं पता ब्रैकेट में लिख लो, फॉरेन हेल्प, फॉरेन एड अगेंस्ट अर्थक्वेक विक्टिम, अर्थक्वेक विक्टिम। ठीक है जी, फॉरेन एड अगेंस्ट अर्थक्वेक विक्टिम। अगला डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय गवर्नमेंट, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय गवर्नमेंट। अगला फीस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, फीस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन। ठीक है, कितने एग्जांपल लिखे हमने? 9-10 के आसपास, काफी है सर। फटाफट से कैटेगराइज करते चलते हैं, एक एक बोलते चलना, मैं लिखता चलूंगा। ठीक है,
हाँ जी, पहला एग्जांपल बोलना क्या था? लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। सीधे तौर पे पता लग रहा है कौन सी रिसिट से, कौन सी रिसिट से सर? क्योंकि क्या बढ़ गई इससे सर? लायबिलिटी बढ़ गई। तो रीजन लिखोगे इट इज कैपिटल रिसिट्स बिकॉज इट क्रिएट्स लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है जी, पहला। दूसरा बोलना क्या था? कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स, कंपनियों ने टैक्स भरा सर, ये क्या किस में आएगा? रेवेन्यू रिसिट्स में आएगा सर। क्यों आएगा रेवेन्यू रिसिट्स में? क्योंकि ना तो लायबिलिटी बढ़ी और ना ही एसेट्स कम हुआ। अगला तीसरे नंबर पढ़ना लवन्य, क्या है? ग्रांट्स रिसीव फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। ग्रांट्स का मतलब क्या होता है? जो किसी ने अपनी मन इच्छा से उपहार के रूप में दे दिया, डोनेशन टाइप। किस टाइप? डोनेशन टाइप। तो सर डोनेशन वापस नहीं करनी होती, क्या नहीं करनी होती? अगर वैसा आ गया, आ गया, मैं तो बिल्कुल नहीं वापस करूं, ठीक है कि नहीं? डन। तो सर क्या है, किस में जाएगा ये? रेवेन्यू रिसिट्स में। ना तो लायबिलिटी बढ़ी, बोलो यार, ना एसेट्स कम हुए। फोर्थ बोलो, प्रॉफिट ऑफ पीएसयू। प्रॉफिट है सर, क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट बकायदा मैंने एग्जांपल लिखवाया, वैसे देखो बिल्कुल लाइव, बिल्कुल करेक्ट यही वर्ड था सर, प्रॉफिट ऑफ पीएसयू। ठीक है जी। तो ध्यान रखना, आपके नोट सबसे बड़े आपके वेपन है, उसको सही से करना। प्रॉफिट ऑफ पीएसयू किस में जाएगा? रेवेन्यू रिसिट्स में। क्योंकि ना तो लायबिलिटी बढ़ी, ना एसेट्स कम हुए, ना एसेट्स कम हुए। ठीक है जी। आगे ये भी लिखवाया था सर अभी थोड़ी देर पहले, सेल ऑफ पीएसयू। कैपिटल रिसिट्स है सर, क्योंकि एसेट्स क्या हो गए? सेल ऑफ पीएसयू की जगह पे क्या लिखा हुआ मिल सकता है अगली बार? क्या लिखा हुआ मिल सकता है सर? डिसइन्वेस्टमेंट। ध्यान रखेंगे। अगला बोलो, फॉरेन एड अगेंस्ट अर्थक्वेक विक्टिम्स। विक्टिम्स हेल्प करिए सर, क्या करिए? सहायता मिली है किसी से सर? रेवेन्यू रिसिट्स, ना लायबिलिटी बढ़ेगी ना एसेट्स कम होंगे। अगला पॉइंट बोलो, डिविडेंड। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय गवर्नमेंट। आपको याद है एलआईसी वाला एग्जांपल बताया था मैंने कुछ दिनों पहले, एलआईसी ने पैसा लगाया इन्फोसिस में, कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल वही एग्जांपल है। और अभी इन्फोसिस ने डिविडेंड बांटा है बहुत ज्यादा। तो डिविडेंड मिला है किसको? सरकार को। किसको मिला है? सरकार को। तो सर ये रेवेन्यू रिसिट्स का पार्ट है, किसका पार्ट है? क्योंकि ना तो सरकार की क्या बढ़ी और ना ही क्या कम हुए, एसेट्स कम हुए। 8वें नंबर पे बताओ भाई क्या है? फी ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। सरकार के पास पैसा आ गया सर, रेवेन्यू रिसिट्स बनेगा, क्योंकि ना तो लायबिलिटी बढ़ रही है ना ही एसेट्स कम हो रही है सर। अगला लास्ट बोलो, मालदीव को जो लोन दिया था 420 करोड़ वाला, याद है? उसमें मैंने क्या कहा था? 1% हर बार इंटरेस्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की बात हुई है, रिकवरी ऑफ लोन की बात नहीं हुई है। इंटरेस्ट ऑन लोन तो रेवेन्यू रिसिट्स में आएगा। किस में आएगा ये? क्योंकि इंटरेस्ट आ गया, पैसा आ गया, कमाई आ गई, ना तो लायबिलिटी बढ़ी और ना ही एसेट्स कम हुए। ये है सर सारे पॉइंट्स विद रीजन। 100% समझ में आ गया रेवेन्यू और कैपिटल का मीनिंग?
क्लासिफिकेशन आएगा कर दोगे, डिफरेंस आएगा कर दोगे, डन। यहां पे मैं आप लोगों को फिनिश करवा रहा हूं रिसिट्स वाला कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? अब शुरुआत होगी किसकी? एक्सपेंडिचर वाले पोर्शन की। किसकी शुरुआत होगी? एक्सपेंडिचर वाले पोर्शन की। जी सर बोलो। हाँ फॉरेन एड वाले में, फॉरेन एड, फॉरेन से एड मिली है, सहायता मिली है। एड मतलब सहायता मिलना। विदेश, जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान पे, हमने कितना पेला पाकिस्तान को, ठीक है कि नहीं? तो अमेरिका ने या तुर्की ने पाकिस्तान को सहायता करी कि लोग थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होगा तुम्हारे को, भारत ने पेल दिया तुम्हारे को पकड़ के, तो वो जो हेल्प करिए ना, वो हेल्प वापस होना जाएगी। तो फॉरेन से पैसा मिला है। हाँ जी, ये हिस्सा खत्म। शुरुआत कर रहे किसको? बजट एक्सपेंडिचर को। चलिए प्लीज, बजट एक्सपेंडिचर, बजट शुरू करें। सर बजट एक्सपेंडिचर का मतलब है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो सरकार को फेस करने पड़ेंगे ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। अब लिस्ट बनाएंगे हम लोग पहले, इस कंसेप्ट में आगे बढ़ने से पहले, कि भैया कौन कौन से खर्चे ऐसे होते हैं जो सरकार को करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द ईयर। बताते चलना, दिल में कोई भी गुमार मत रखना कि सर मैं बता नहीं पाया आपको। सबसे पहले नंबर पर सर सरकार का खर्चा होता है सब्सिडी। हरियाणा के अंदर ना बड़ा इंटरेस्टिंग है सर एक चीज, सब्सिडी तो मिलेगी मिलेगी, लोगों के ना मजदूर के कार्ड बने हुए। किसके कार्ड बने हुए? मजदूर कार्ड। मेरे को भाई अभी कुछ दिनों पहले ही पता लगा, मेरे मामा जी रहते हैं वहां पे, अच्छे खासे पैसे वाले हैं, उन्होंने अपना मजदूर कार्ड बनवा रखा है, और मजदूर कार्ड में ना उनको साल के एग्रीगेटली 52,000 रुपए मिल रहे हैं सर। यानी कि मोटा मोटी देखा जाए हर महीने के 4-5 हजार रुपए। मैं भी हूं मजदूर, तो मैं भी लेना चाहूंगा सर ये। तो सर अब मैं, मेरे को एक एग्जाम्पल ना वो सोच के ना ये हंसी आई कि हमारे भारत में जो लोग कैपेबल है, जो लोग क्या है, वो भी सरकार का पैसा नहीं छोड़ रहे। आन दो, लूटेंगे सरकार को। सब्सिडी, पेंशन, स्कॉलरशिप, ये तो सुनी थी मैंने भी भाई सरकार को लूटा। मैंने लूटा क्या, मेरे को तो सरकार ने दिया, तो हमने एंजॉय करा सर। मेरे मेरे जैसे करोड़ों बच्चों ने एंजॉय करा। लेकिन मैंने अपने मामा जी को देख के मुझे लगा कि यार मम्मी सही कहती है, इनको प्रॉपर्टी देनी नहीं चाहिए थी, ठीक है कि नहीं? नाना जी से प्रॉपर्टी अपने हाथ में करवानी चाहिए थी। तो सब्सिडी, पेंशन, स्कॉलरशिप और मजदूरी कार्ड, ठीक है, वो मैं लिख नहीं रहा हूं, लिख लेना अगर इंटरेस्ट हो तो। और कहां पे सरकार का खर्चा होता है सर? अभी बहुत डिफेंस एक्सपेंडिचर, देश के रक्षा बजट सर, डन। डिफेंस एक्सपेंडिचर और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ, बोलो, रोड, ब्रिज, स्कूल, हॉस्पिटल, ठीक है, बहुत सारे खर्चे इस तरीके के। अच्छा, देश को चलाने में भी तो खर्च आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, ठीक है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ना कम लोग चाहते हैं, लेकिन सरकारी जॉब सब लोग चाहते हैं कि भैया एक बार सैलरी आ गई बस, अब लग गया सरकारी, अब नहीं किसी की बात नहीं सुनेंगे हम। दहेज मिलता है मोटा, जो बच्चे यहाँ पे बिहार से बैठे होंगे उनको पता होगा। जो भी अगर लड़का सरकारी नौकरी में लग गया, चाहे बैंक में लग गया सर, वहां पे मुझे जितना सुना है, मेरे को आप गलत और सही साबित कर लेना, मुझे इसमें कोई नहीं है, मैंने सुना है सिर्फ बिहार में अच्छा खासा दहेज मिलता है सर। कौन कौन बिहार से बताओ जरा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ, अच्छा खासा दहेज है ना? मैं भी सोच रहा हूँ बिहार जाके शादी करूंगा, दहेज तो मिले।
हरियाणा वाले मारते भी बहुत है, हरियाणा वाले को दिक्कत ये है ना, ये मारने लग जाते हैं। थोड़ी सी बात है ना, बात करो ना, अकड़ के बोलते एक तो पहली बात। ओके, आप क्या कह रहे हो? राजस्थान में भी है? चलो, आई हैव टू ऑप्शन नाउ, बिहार एंड राजस्थान। डन। गवर्नमेंट इंप्लॉइज की सैलरी, बच्चों ऐसी बहुत सारी लिस्ट बन सकती है जो सरकार के खर्चे है सर, सरकार के खर्चे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डन, ये चीज ध्यान रखिएगा, सरकार के खर्चे। तो इनको ये सारे खर्चे सरकार अपने कहां पे अनुमान, कहां पे रिकॉग्नाइज करके चलती है? बजट में। एग्जाम्पल हो गया, मीनिंग लिखो पहले। बजट एक्सपेंडिचर मीन्स, बजट एक्सपेंडिचर मीन्स estimated expenditure of government during a given fiscal year, during a given fiscal year। फिजिकल ईयर का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, उसको फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हो, अकाउंटिंग ईयर भी बोल सकते हो, ठीक है। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग गिवन फिजिकल ईयर, ठीक है। दो पार्ट इसके हैं, फटाफट से लिख दो। पार्ट ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पार्ट बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। पार्ट ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पार्ट बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ जी, पार्ट ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे ना तो सरकार के एसेट्स बढ़े और ना ही सरकार की लायबिलिटी में कोई कमी आए। खर्चा तो हो गया, खर्चा तो, ना तो कोई सरकार का एसेट्स बढ़ा और ना ही कोई सरकार के उधार में क्या आई? कमी आई। जो उधार जितना था उतना ही है। एक एग्जांपल लिख रहे सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे मान के चलो मैंने तनिष्क से उधार लिया, तनिष्क बढ़िया भाई है एंड यू गाइज नो दैट। अरे यार एग्जांपल बनाने दो तुम नलायक को। तो तनिष्क से मैंने उधार लिया पैसा, मैंने तनिष्क से लिए मान लो 5 लाख रुपए। अब बनियों की एक अच्छी आदत है, अपना पैसा खुलकर मांग लेते हैं भाई साहब पैसा। तो भाई 1 महीने बाद तनिष्क का मैसेज आ गया, पूरे 1 महीने बाद, सर वो ब्याज नहीं आया आपका इधर। मैंने कहा मैंने तेरे को पढ़ाया था, कह रहा फीस नहीं ली थी, कह रहा हर महीने चिल्लाते रहते थे फीस जमा करा, फीस जमा करा, फीस जमा करा, कह रहा ब्याज चुपचाप से दे दो, दिमाग मत खराब करो। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मान के चलिए तनिष्क से मैंने पैसा लिया 5 लाख रुपए 1% ब्याज पे। 5 लाख का 1% ब्याज कितना हो गया? 5,000। कितना हो गया? करेक्ट है। तो मैं सरकार हूं मान के चली भी, तो मैंने इंटरेस्ट पेमेंट करी। क्या, कौन सी पेमेंट करी? इंटरेस्ट पेमेंट। अब मेरे से 5,000 रुपए का खर्चा हुआ है, इंटरेस्ट पेमेंट कितनी गई? 5,000। हाँ जी, तो क्या मेरे 5,000 खर्च करने से क्या मेरा कोई एसेट्स कम हुआ? कोई एसेट्स बढ़ गया? क्या कोई मेरा उधार कम हुआ? उधार पहले भी कितना था, अभी भी कितना है? ये सिर्फ जो खर्चा हुआ है 5,000 का, इस किस पे गया है? इंटरेस्ट पे गया। किस पे गया है? इंटरेस्ट पे। तो कहता है कि अगर आपने इंटरेस्ट पेमेंट करी है, क्या करी है? इंटरेस्ट पेमेंट करी है, तो ध्यान रखना वो किस में कैटेगराइज होगी, क्योंकि ना तो उससे क्या बढ़े ना क्या कम हुई, लायबिलिटीज कम हुई। क्या मेरी बात समझ में आ रही? एग्जाम्पल नंबर 2, अभी थोड़ी देर पहले आपने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे थे। सब्सिडी, और सरकार ने आपको सब्सिडी दी, पेंशन दी, लेकिन ना तो सरकार की क्या बढ़ी ना ही क्या कम हुए, सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल या फिर कॉलेज या फिर हॉस्पिटल। हाँ जी,
सरकारी स्कूल का बिजली का बिल या सरकारी हॉस्पिटल का बिजली का बिल कौन दे रहा है? सरकार दे रही है, सरकार का खर्चा हो रहा है, लेकिन ना तो सरकार के क्या बढ़ रहे कोई, ना सरकार की क्या कोई कम हो रही लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, बस आपको ये नेचर देखना है उसका कि क्या एसेट्स बढ़ रहे हैं, नहीं, क्या लाइबिलिटी कम हो रही है, नहीं। तो किस कैटेगरी में डाल देना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मीनिंग लिखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर्स which neither create assets, nor reduce liabilities of the government, which neither create assets nor reduce liabilities of the government। ठीक है, डन, ओके। अब एक बात बताओ, एग्जाम्पल हो गए, मीनिंग हो गया, ये कई सालों में एक बार मिलती है, कई सालों में एक बार एग्जाम्पल है, या फिर रेगुलर है? ये सारे एग्जाम्पल रेगुलर है सर, ये भी हर मंथ का होता है, हर पीरियडिक जाता है, तो कैसा नेचर बनेगा? तो लिख दो आखिरी पॉइंट आज की क्लास का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रिकरिंग इन नेचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रिकरिंग इन नेचर। डन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे कहानी को रोक रहे हैं, अगली कहानी शुरू होगी कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ। किसके साथ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना ही है। अब इसमें इससे जो क्वेश्चन बनेगा या तो क्लासिफिकेशन वाला बनेगा या डिफरेंस वाला। स्ट्रेट मीनिंग बहुत ही रेयर आया है, कभी आया तो। कर दूं सेव? चलिए, थैंक यू सो मच। संडे को हो सकता है टेस्ट हो, अभी नहीं बता, नहीं आज क्या फ्राइडे है ना, अगले संडे रख दूंगा ये। हाँ हाँ, इंडियन इको का टेस्ट, हाँ एक, हाँ चल दे रहा हूँ।